हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुँच सके। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर अपन जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को क्यों प्रोवाइड करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से क्या बच्चे के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, मदर के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन जानेंगे कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर है जो कि नेसेसरी होते हैं किसके लिए, बच्चे के लिए। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी जान के चलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक की, ब्रेस्ट फीडिंग। यदि किसी भी स्टूडेंट को जो पिछली क्लासेज के अंदर है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा हो आपके सामने, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। अभी तक आपने पीडियाट्रिक के अंदर है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया है कंप्लीटली, इमीडिएटली केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वन अपन ने जाना था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी कंप्लीट है जान लिया। नेक्स्ट वन अपन ने जाना था फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीटली जाना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, एसेस कैसे करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इसके बारे में भी अपन ने जान लिया। नेक्स्ट अपन ने जाना फिजिकल एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन कंप्लीटली जान लिया था। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है कैसे हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, कैसी सीक्वेंस होती है, सबसे पहले क्या करते हैं। यदि अपन को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना हो तो उसके अंदर क्या सीक्वेंस रहती है, यह मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझा दिया। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वह कमेंट कर पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वन आपने जाना था बॉडी असेसमेंट, बॉडी सिस्टम के असेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था, जैसे इंटीग्रोमेट्री, सीवीएस, यूरिनरी, इम्यून सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है जो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर है इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों के बारे में अपन ने जान लिया था। आज का अपना टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। कौन सा टॉपिक है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो शुरुआत कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क इज द essential component for newborn baby because breast milk contain all the nutrients which are necessary or required for the growth and development of newborn baby, newborn baby। क्या होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क है वह क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है। क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए भाई, न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है जिसका अभी अभी क्या हुआ है, जन्म हुआ है, जो कि
उसके लिए क्या है, जो ब्रेस्ट मिल्क है वह बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी कंपोनेंट है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वह कंटेन करता है ऑल न्यूट्रिएंट्स। क्या? ऑल न्यूट्रिएंट्स से आगे जान के चलेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है कौन से मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क होगा कंटेन करेगा ऑल न्यूट्रिएंट्स को, जो कि क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं और रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए जो जो कंपोनेंट नेसेसरी या रिक्वायर्ड होते हैं वे सभी कंपोनेंट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए जो ब्रेस्ट मिल्क है इसको क्या माना गया है, इंपोर्टेंट या एसेंशियल कंपोनेंट माना गया है। किसके लिए भाई, बेबी के लिए। किसके लिए, बेबी के लिए। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं कब, दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होती है वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी, सेकंड में सिजेरियन सेक्शन है। दोनों कंडीशन के अंदर अपन जान के चलेंगे, यदि क्या हुआ है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उस केस के अंदर कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं, वे सिजेरियन सेक्शन के अंदर आफ्टर डिलीवरी कितने टाइम के बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं इन हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। तो जान लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट इन न्यूबॉर्न बेबी। क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करवाना किसके अंदर है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है। दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, कितनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, टू कंडीशन विल बी एसेस फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी। बात कर रहे हैं अपन, यदि क्या हुआ है, बेबी डिलीवर्ड हुआ है थ्रू द वेजाइना, उसको नॉर्मल है डिलीवरी में क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, काउंट किया जाता है। फर्स्ट वन नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी। क्या बोल सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी। यदि सेकंड केस की बात कर ली जाए, सेकंड कंडीशन की बात कर ली जाए, सिजेरियन सेक्शन है। जो बेबी है, बेबी का बर्थ किससे हुआ है, सिजेरियन सेक्शन से, LSCS लोअर सेगमेंट है। सिजेरियन सेक्शन क्या है, मोस्ट कॉमन सिजेरियन सेक्शन का पार्ट माना गया है। सबसे ज्यादा जो डिलीवरी परफॉर्म की जाती है सिजेरियन सेक्शन है वो LSCS, कौन से LSCS लोअर सेगमेंट है। सिजेरियन सेक्शन है, जो लोअर सेगमेंट होगा उसके ऊपर कट लगाकर क्या किया जाएगा, बेबी का जन्म करवाया जाएगा, बेबी की डिलीवरी करवाई जाएगी। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग होगी स्टार्ट कब करते हैं, तो जान लेते हैं इन सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन तो अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के अंदर है, एज सुन एज पॉसिबल है, जितने जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके उतने जल्दी से जल्दी क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं विद इन 13 मिनट्स आफ्टर बर्थ, जन्म के आधे घंटे के अंदर ही क्या करवा देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, जन्म के आधे घंटे के अंदर ही क्या करवानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। कौन सी कंडीशन में, नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है भाई, नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन है। वेजाइनल डिलीवरी की कंडीशन है स्टूडेंट्स। यदि बात कर ली जाए सिजेरियन सेक्शन, कौन सी कंडीशन है, सिजेरियन सेक्शन बेबी किससे हुआ है, ऑपरेट के द्वारा हुआ है। यदि नॉर्मली बात कर ली जाए तो बोलते हैं कि क्या हुआ है, बच्चा का जन्म हुआ है किससे, ऑपरेट से। किससे, ऑपरेट से। ऑपरेट किसे बोला जाएगा, तो यदि बेबी डिलीवरी हुआ, बेबी का जन्म हुआ है सिजेरियन सेक्शन से, तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं आफ्टर 4 आवर्स। आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स
start the breastfeeding। यदि बेबी का जन्म हुआ है सिजेरियन सेक्शन से तो 4 आवर्स के बाद क्या करना है, स्टार्ट करनी है ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जब बच्चे को सिजेरियन सेक्शन से क्या करना हो, डिलीवर करना हो तो एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है। किसका? स्पाइनल एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है। यदि स्पाइनल एनेस्थेसिया देंगे तो क्या करेगा, ब्लड के साथ मिक्स होकर के पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा और क्या करेगा, उसका इफेक्ट कहां पर जाएगा, मिल्क के अंदर भी जाएगा। यदि अपन ने क्या कर दिया, 4 आवर्स से पहले 4 आवर्स से पहले 4 घंटे से पहले बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी तो बेबी के अंदर क्या हो सकता है, बेबी की डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, बेबी की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि क्या होगा, जो एनेस्थेसिया अपन ने मदर को प्रोवाइड किया है उसका इफेक्ट किसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, बच्चे के अंदर। यदि क्या किया है अपन ने, बच्चे को क्या करवा दी, बिफोर 4 आवर से ब्रेस्ट फीडिंग, 4 घंटे से पहले यदि अपन ने बच्चे को क्या करवा दिया, माँ का दूध पिला दिया तो क्या हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन जान लेते हैं। एक दिन के अंदर यदि नॉर्मल हेल्दी वुमेन होगी, नॉर्मल हेल्दी फीमेल होगी तो उसके अंदर कितना ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है, कितना ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसाइज करती है एक नॉर्मल फीमेल, तो जान लेते हैं। A healthy female in healthy female, a healthy female synthesis या फिर बोल सकते हैं सीक्रेट 500 to 600 ml milk पर डे। क्या है, यदि हेल्दी वुमेन है, क्या है, हेल्दी वुमेन है जिसने क्या किया, बच्चे को जन्म दिया है, यदि उसकी बात कर ली जाए वह क्या है, हेल्दी, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज कंडीशन है प्रेजेंट नहीं है तो वह एक दिन के अंदर कितने ml मिल्क को सीक्रेट करेगी, सिंथेसाइज करेगी, 500 to 600 ml मिल्क को क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी एक दिन के अंदर। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं। यदि बात कर ली जाए 100 ml ह्यूमन मिल्क है तो वह कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जान लेते हैं। 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड 66 किलो कैलोरी। कितनी भाई, 66 kg कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कितने, 66 किलो कैलोरी एनर्जी विल बी प्रोवाइड बाय द 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क। अपन ने किसके अंदर काउंट किया है, यदि 100 ml क्या है, ह्यूमन मिल्क है। किसका मिल्क है, ह्यूमन मिल्क है, मदर का मिल्क है। तो यदि बात कर ली जाए वह कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 66 kcal 66 kcal एनर्जी प्रोवाइड करेगा ह्यूमन मिल्क। यदि बात कर ली जाए काउ मिल्क की, किसके मिल्क की, गाय के दूध की अगर बात कर ली जाए तो गाय का दूध होगा 100 ml, वह कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो देख लेते हैं। इफ 100 ml of cow milk provide 67 किलो कैलोरी एनर्जी। कितनी एनर्जी, 67 kcal एनर्जी, 67 किलो कैलोरी
energy will be provided by the 100 ml of a cow milk। नेक्स्ट वन यदि बात कर लेते हैं बफेलो मिल्क, कौन से मिल्क की? बफेलो मिल्क की, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 104 किलो कैलोरी। इफ 100 ml of a, if 100 ml of a buffalo milk provide 104 kilocalorie energy। अपन ने बात की यदि क्या है, एक हेल्दी वुमेन है, हेल्दी फीमेल या हेल्दी वुमेन है, वो सिंथेसाइज करती है 500 to 600 ml मिल्क पर डे। एक दिन के अंदर कितना? 500 से लेकर 600 ml मिल्क क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट वन अपन ने जाना यदि 100 ml क्या लिया है? ह्यूमन मिल्क लिया है, तो वह कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 66 किलो कैलोरी। यदि अपन ने माना 100 ml, कितना? 100 ml काउ मिल्क लिया, किसका मिल्क लिया है? गाय का दूध लिया है, तो उसके अंदर जान लेते हैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 67 किलो कैलोरी एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय 100 ml ऑफ ए काउ मिल्क। नेक्स्ट वन अपन ने जाना यदि अपन ने क्या लिया है? 100 ml बफेलो मिल्क, किसका? भैंस का दूध लिया है, किसका दूध लिया है? भैंस का दूध लिया है। इसकी एनर्जी की बात कर ली जाए तो वह सबसे ज्यादा, तीनों के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा 104 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, यदि बात कर ली जाए ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम्स के अंदर है बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स क्या करनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। यदि फॉर्मूला फीडिंग की बात कर ली जाए, फॉर्मूला फीडिंग कितनी देर बाद है? 3 to 4 आवर्स के बाद क्या करनी चाहिए? रिपीट करवानी चाहिए, फीड करवानी चाहिए बेबी को। ब्रेस्ट फीडिंग should be provided 2 to 3 hours, should be provided in 2 to 3 hours, and formula feeding should be provided in 3 to 4 hours। यदि बात कर ली जाए, यदि क्या है, कोई मदर क्या करवा रही है? ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है किसी बेबी को, तो जैसे कि इसने 9 AM क्या किया है? 9 AM बेबी को फीड करवाया है, तो उसको दोबारा कितने टाइम के बाद क्या करवाना चाहिए? फीड करवाना चाहिए 2 to 3 आवर्स के बाद में, 2 to 3 आवर्स के बाद में। या आप उन बोल सकते हैं यह तो क्या हुई? अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन आगे जान के चलेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स के अंदर है क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए मदर का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब मदर की क्या हो, इच्छा हो, तो वह क्या करवा सकती है? ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। और अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ ए बेबी, जब बेबी को क्या लगे, भूख लगे, तो क्या करवा सकती है? फीड करवा सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन की अपन बात करके चलें तो 2 to 3 आवर्स के अंदर, 2 to 3 आवर्स के अंदर क्या करवानी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। यदि फॉर्मूला फीडिंग की बात कर ली जाए तो 3 to 4 आवर्स से। सबसे पहले जानते हैं फॉर्मूला फीडिंग क्या होती है। फॉर्मूला फीडिंग यदि बोतल फीडिंग को भी बोलते हैं, किसे बोलते हैं? बोतल फीडिंग। यदि क्या है, कोई बेबी अनेबल है सक करने में निप्पल को, तो क्या करेंगे? उसके अंदर बोतल फीडिंग करवाएंगे, या उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला फीडिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड कराएंगे उसे बेबी को। यदि क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है, हार्ड पैलेट की एबनॉर्मलिटी
किसी बच्चे के अंदर प्रेजेंट है वो क्या नहीं कर पाएगा, निपल को सक नहीं कर पाएगा, और क्या हो सकता है उसके अंदर एस्पिरेट भी कर सकता है। अगर उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती की जाए तो अपन को क्या करना है, उसके अंदर उस बेबी के अंदर यदि हार्ड पैलेट की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है किसी बेबी के अंदर तो अपन को क्या करवाना है, फॉर्मूला फीडिंग। कौन सी फीडिंग प्रोवाइड करवानी है, फॉर्मूला फीडिंग विल बी प्रोवाइड इन द केस ऑफ ए हार्ड पैलेट एबनॉर्मलिटी। और अपन ने जाना तो फॉर्मूला फीडिंग कितने टाइम बाद 3 to 4 आवर्स के बाद क्या करवानी चाहिए, प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं फॉर्मूला फीडिंग की अमाउंट कितनी रहनी चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला फीडिंग शुड नॉट बी मोर देन 30 ml पर डे, सॉरी भाई 30 ml पर फीडिंग। एक फीडिंग के अंदर कितने से ज्यादा, 30 ml से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए। फॉर्मूला फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग should not be provided more than 30 ml in a feeding या इन अ टाइम। एक समय की अगर बात कर ली जाए, एक फीड की अगर बात कर ली जाए तो कितने से ज्यादा, 30 ml से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करवानी। कौन सी फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग। 30 ml इन ए फीडिंग या 30 ml पर फीड क्या करवाना है, 30 ml फीड करवाना है, उससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं करवाना, फीड नहीं करवाना। यदि बात कर ली जाए फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन की ब्रेस्ट फीडिंग को 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स क्या करवाना चाहिए, बेबी को फीड करवाना चाहिए 15 to 20 मिनट्स। यदि बात कर ली जाए ईच निप्पल, प्रत्येक निप्पल की बात कर ली जाए तो 10 मिनट्स, 10 मिनट से प्रत्येक निप्पल से क्या करवाना चाहिए, बेबी को फीड करवाना चाहिए। यदि आप जान रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग यदि बात कर ली जाए, बेबी की डिजायर के ऊपर भी डिपेंड होता है। जब तक बेबी की डिजायर पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या करवाना चाहिए, फीड करवाना चाहिए। यदि मान लिया जाए, अगर साइंटिस्टों के अनुसार मान लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 मिनट्स क्या करवानी चाहिए, फीडिंग करवानी चाहिए 10 मिनट्स पर ईच निप्पल। एक निप्पल से 10 मिनट के लिए क्या करवानी चाहिए, फीड करवानी चाहिए बेबी को। नेक्स्ट वन अपन जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं तो जान लेते हैं। 2 टाइप्स, प्रोटेक्टिव और सेकंड वन इज द न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स। तो होते हैं न्यूट्रिटिव बेनिफिट, एक होते हैं प्रोटेक्टिव बेनिफिट। सबसे पहले अपन जानेंगे न्यूट्रिटिव प्रोटेक्टिव बेनिफिट। कौन से बेनिफिट से, प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स के बारे में अपन जान लेते हैं, कैसे प्रोटेक्टिव होगा या न्यूट्रिटिव, सेकंड न्यूट्रिटिव के बारे में जानेंगे। तो फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स। Benefits of breastfeeding in newborn baby. Benefits of breastfeeding in newborn बेबी। किसके अंदर बात करें, अपन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बात कर चलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे जो कि प्रोवाइड कराए जाएंगे एट द टाइम ऑफ ए बर्थ। तो सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स के बारे में। कौन से बेनिफिट्स से, न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स से कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे के अंदर। तो फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स। न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स। न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले अगर बात करके चलें कार्बोहाइड्रेट, किसकी भाई, कार्बोहाइड्रेट।
क्या होगा, ह्यूमन मिल्क कंटेन हायर अमाउंट ऑफ ए लैक्टोज लैक्टोज शुगर। कौन सी शुगर को कंटेन करता है, लैक्टोज शुगर। या सबसे पहले अपन बात कर ले, ह्यूमन मिल्क कंटेन, ह्यूमन मिल्क कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट in the form of lactose शुगर। क्या होगा, जो ह्यूमन मिल्क होगा वह इसका कंटेन करके रखता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। किसको भाई, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है किसके अंदर है, ह्यूमन मिल्क के अंदर है। यदि बात कर ली जाए जो कार्बोहाइड्रेट होगा वह किसकी फॉर्म में होगा, लैक्टोज शुगर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, लैक्टोज शुगर है। यदि बात कर ली जाए जो लैक्टोज शुगर है क्या है, इट इज ए डाइसैक्राइड शुगर। कैसी शुगर है, डाइसैक्राइड है। यदि बात कर ली जाए डाइसैक्राइड के अंदर कौन कौन आता है, मदन लाल शर्मा के नाम से एक ट्रिक है, मदन लाल शर्मा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। कौन कौन से हैं डाइसैक्राइड के एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए, मदन लाल शर्मा के नाम से ट्रिक है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। यदि बात कर ली जाए लैक्टोज क्या है, इट इज ए डाइसैक्राइड अगर बात कर ली जाए, इट इज मेड अप ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज व ग्लैक्टोज से दोनों से मिलके बनी हुई शुगर को क्या बोलते हैं, लैक्टोज शुगर। क्या बोला जाता है, लैक्टोज शुगर है। इट इज मेड अप ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। दोनों से मिलके ही ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से मिलकर क्या बनती है, लैक्टोज शुगर है। नेक्स्ट वन अपन इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या क्या कार्य करती है, तो जान लेते हैं फंक्शन। फर्स्ट वन है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या करेगी, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगी ज्यादा मात्रा में। इंक्रीज द absorption of calcium from intestine। कैल्शियम प्रेजेंट होगा इंटेस्टाइन के अंदर, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कौन, लैक्टोज शुगर। कौन भाई, लैक्टोज शुगर है, जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर। किसके अंदर है, ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टोज शुगर है। अगर बात कर ली जाए लैक्टोज शुगर क्या है, डाइसैक्राइड। क्या है, डाइसैक्राइड। और मिलके बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या होता है, मिलकर बना होता है कौन, डाइसैक्राइड शुगर होगा जो लैक्टोज। फर्स्ट वन फंक्शन, इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, यह इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के। किसके एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। कहां से, इंटेस्टाइन के अंदर से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देगा। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए, इनहेंस द ग्रोथ ऑफ इंटेरोबैक्टीरिया। जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसकी ग्रोथ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने में हेल्प करता है कौन, लैक्टोज शुगर। इट हेल्प या इनहेंस द ग्रोथ ऑफ इनहेंस और increase the growth of enterobacteria
एंटेरोबैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इकोलाई, कौन सा इकोलाई, उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा, कौन, लैक्टोज शुगर। ऐसा होने से क्या होगा, यदि जो एंटेरोबैक्टीरिया है वह इंक्रीज हो जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो क्या होगा, ये सबसे पहले बात कर लेते, जो एंटेरोबैक्टीरिया होता है वह प्रेजेंट नहीं होता न्यूबॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी की जो इंटेस्टाइन होती है वह क्या होती है, स्टीराइल होती है, क्या होती है, स्टीराइल होती है। यदि क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा जो बैक्टीरिया होता है, इंटेरोबैक्टीरिया होता है, यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या नहीं हो पाएगा, सिंथेसाइज नहीं होगा विटामिन के का, विटामिन के का क्या नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे क्या देखने को मिल सकता है, यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई है, क्या हुई है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होने के कारण तो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10 होगा, उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और यदि क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 की डेफिशिएंसी हुई है तो उसके कारण क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। क्या होगा, इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ ब्लीडिंग, ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे ब्लीडिंग के। यदि ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है बेबी को, किससे प्रिवेंट करना है, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है, तो क्या देते हैं आप उन्हें, विटामिन के का इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं विद इन 1 आवर ऑफ आफ्टर बर्थ, जन्म के 1 घंटे के अंदर ही क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना होता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ताकि क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके ब्लीडिंग से। किससे, ब्लीडिंग से। यदि बात कर ली जाए डोज की तो 0.5 to 1 ml या mg क्या प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं विटामिन के का न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। यदि बात कर ली जाए रूट, किसकी बात कर ली जाए, रूट की बात कर ली जाए तो रूट क्या होगा, IM, इंट्रा मस्कुलर रूट, कौन सा रूट होगा, इंट्रा मस्कुलर रूट। यदि मसल की बात कर ली जाए, IM के अंदर भी मसल की बात कर ली जाए तो वेस्टस लेटरालिस मसल, वेस्टस लेटरालिस मसल क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन मसल है जो कि IM इंजेक्शन के लिए यूज की जाती है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। किसके लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज की जाने वाली सबसे ज्यादा मसल कौन सी होगी, लेटरस वेस्टस लेटरालिस। ये अपन ने जाना क्या करेगा, एंटेरोबैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा सेकंड वन इसको क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ए नॉर्मल फ्लोरा, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ए, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। क्या हुआ है, नॉर्मल फ्लोरा की क्या हुई है, ग्रोथ इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा, सिंथेसाइज ऑफ विटामिन के, सिंथेसाइज ऑफ विटामिन के, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। यदि क्या हुआ है, विटामिन के सिंथेसिस हुआ है तो साथ के साथ क्या होगा, जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10 क्या हो जाएंगे, साथ के साथ सिंथेसिस होंगे विटामिन के, सिंथेसिस द क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। और चारों के चारों जो क्लोटिंग फैक्टर होंगे ये एक्टिवेट होंगे कहां पर, लीवर के अंदर। कहां पर, लीवर के अंदर। यदि क्या हुए हैं, इनकी डेफिशिएंसी नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर अच्छे से प्रेजेंट है बेबी के अंदर, तो क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी होगी वह क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। यदि क्या है, अच्छे से नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ हो रही है। तो दोनों का काम कौन करता है, जो लैक्टोज शुगर होता, कौन होता है, लैक्टोज शुगर होता, जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है, वह क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है इन करने में ग्रोथ ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, सेकंड जो कंपोनेंट होगा, जो बेनिफिट होगा, न्यूट्रिटिव बेनिफिट से बेबी के अंदर क्या होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है कंटेन करके रखता है प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होंगे, जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाए, क्या हो जाए, इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लैक्टो एल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन। कितने टाइप्स के प्रोटीन को क्या करता है, 2 टाइप्स के प्रोटीन को क्या करके रखता है ब्रेस्ट मिल्क। सेकंड वन इज द प्रोटीन, breast milk contain, breast milk
contain two type of easily digest protein. फर्स्ट वन अपन ने जाना था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सेकंड वन अपन जान रहे हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। जो ब्रेस्ट मिल्क होगा वो कंटेन करेगा टू टाइप्स के प्रोटीन जो कि क्या हो जाएंगे? इजिली डाइजेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इजिली डाइजेस्ट हो जाएंगे बच्चे के अंदर। फर्स्ट वन इज द लैक्टो एल्बुमिन। फर्स्ट वन क्या है? लैक्टो एल्बुमिन। लैक्टो एल्बुमिन। Second one is the lactoglobulin। यदि बात कर ली जाए जो एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन क्या काम करेगा? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। किसको? ऑनकोटिक प्रेशर को। किसको भाई? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन। अकेला एल्ब्यूमिन क्या करता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। यदि ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में जान लिया जाए तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर। और उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है? एल्ब्यूमिन। कौन प्ले करता है? एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। किसको मेंटेन करने में? ऑनकोटिक प्रेशर को। यदि क्या हुआ है? यदि एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है तो क्या देखने को मिलेगा? एडिमा। क्या देखने को मिलेगा? एडिमा। क्या होगा? यदि एल्ब्यूमिन क्या है? कम है तो क्या होगा? वाटर लीकेज कर जाएगा, ब्लड वेसल से बाहर क्या हो जाएगा? फ्लूइड लीकेज कर जाएगा और किसके रूप में देखा जाएगा? एडिमा के रूप में। किसके रूप में? एडिमा के रूप में। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए अपनी बॉडी में कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। किसको? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का सबसे ज्यादा अहम रोल किसका होता है? एल्ब्यूमिन का। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए ग्लोबुलिन। किसकी भाई? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? सिंथेसाइज करता है इम्यूनोग्लोबिन को। किसको? इम्यूनोग्लोबिन को बनाने का काम यदि करता है तो कौन करता है? ग्लोबुलिन। कौन करता है? ग्लोबुलिन। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए फिब्रिनोजन। किसकी? फिब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। यदि बात कर ली जाए फिब्रिनोजन यह क्या है? क्लोटिंग फैक्टर। क्या है? क्लोटिंग फैक्टर ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है, ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करता है। कौन? फिब्रिनोजन। यदि फोर्थ वन बात कर ली जाए सबसे कम प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन सेकंड नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है। यह आपने जाना प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। यदि बात कर ली जाए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं? लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन। सेकंड अपन बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर और क्या पाया जाता है? ब्रेस्ट मिल्क कंटेन breast milk contain cysteine and प्यूरिन क्या करेगी? जो अमीनो एसिड्स होते हैं, किसकी अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कंटेन करता है। कौन है? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या भी पाए जाते हैं? प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। यदि अमीनो एसिड की बात कर ली जाए कौन कौन से पाए जाते हैं? ट्यूरिन एंड सिस्टीन। ट्यूरिन एंड सिस्टीन पाया जाता है। ट्यूरिन एंड सिस्टीन यदि दोनों की बात कर ली जाए, दोनों किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। किसके अंदर है? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर है सिस्टीन एंड ट्यूरिन। सिस्टीन एंड ट्यूरिन अमीनो एसिड्स कौन कौन से अमीनो एसिड्स होंगे? सिस्टीन एंड ट्यूरिन है रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of neurotransmitters।
नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, फैट। क्या पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है। कौन सा फैट पाया जाता है, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा टाइप का फैट पाया जाएगा, पूफा के नाम से अपन इसको याद रख सकते हैं, ना कि फूफा, फूफा नहीं, पूफा, पूफा, PUFA। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, फूफा, फूफा के नाम से अपन को याद नहीं करना है, इसको याद करना है पूफा, PUFA। breast milk contain breast milk contain fatty acid, PUFA, fatty acid या फैट, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन से टाइप का फैट कंटेन करेगा, जो ब्रेस्ट मिल्क होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यदि इसकी पर्पज की बात पूछ ली जाए, फंक्शन की बात कर ली जाए, तो यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज responsible for myelination of nerves। जो नर्व का माइलिनेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन रिस्पॉन्सिबल है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विल बी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ माइलिन, या हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस माइलिन शीट। माइलिन शीट को बनाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। यदि बात कर ली जाए माइलिन शीट की, किसकी, माइलिन शीट की यदि बात कर ली जाए, माइलिन शीट क्या होगी, माइलिन शीट जो ट्रांसमीटर होते हैं, जो इंपल्स आते हैं, उनको फास्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिया जाता है, किसको, माइलिन शीट को। किसको, माइलिन शीट को। यदि क्या है, इंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको फ्रॉग लाइक मूवमेंट, किस नाम से, फ्रॉग लाइक मूवमेंट से भी जान सकते हैं। किससे जान सकते हैं, फ्रॉग लाइक मूवमेंट से भी क्या कर सकती है, मूवमेंट करती है। जो इंपल्स होंगी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मेंढक जाता है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, ऐसे ही होंगी जो इंपल्स होंगी वह एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगी। तो नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं, यह अपन ने जाना न्यूट्रिटिव वैल्यू। किसके बारे में जाना अपन ने, मोस्टली न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में जाना। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं प्रोटेक्टिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू, प्रोटेक्टिव वैल्यू। इन कौन कौन सी प्रोटेक्टिव वैल्यू होती है जो कि बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं न्यूबॉर्न बेबी को, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट व्यू से हर एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग। क्या, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट वन अपन जानते हैं प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स। कौन से बेनिफिट्स, प्रोटेक्टिव benefits।
यदि प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले यदि बात कर ली जाए, जो ह्यूमन मिल्क होगा वह कंटेन करता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम के अंदर क्या कंटेन करेगा? IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाएगी। यदि बात कर ली जाए जो इम्यूनोग्लोबिन ए होगी वह क्या करेगी? प्रोवाइड कराएगी प्रोटेक्शन है न्यूबॉर्न बेबी को। क्यों? क्योंकि जो बेबी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वह कैसा होता है? इमेच्योर इम्यून सिस्टम पाया जाता है, इसलिए बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगी? इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। इम्यूनोग्लोबिन अल्फा इज प्रोवाइड द immunity to the newborn baby. In breast milk contain कोलोस्ट्रम। क्या कंटेन करता है? कोलोस्ट्रम को कंटेन करता है ब्रेस्ट मिल्क। क्या होगा? ब्रेस्ट मिल्क कंटेन करेगा कोलोस्ट्रम को। कोलोस्ट्रम किसको कंटेन करेगा? कोलोस्ट्रम को कंटेन करेगा। अपन बात कर लेते हैं कोलोस्ट्रम क्या होता है। अपन ने जाना था पिछली क्लास के अंदर भी, फर्स्ट 3 डेज पहले 3 दिन क्या सिक्रीट होगा? कोलोस्ट्रम सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा? कोलोस्ट्रम सिक्रीट होगा पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज। उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन। क्या पाया जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगी। IgG किसके अंदर प्रेजेंट होगी? वह 12 वीक पे क्या करेगी? क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटा को, और किसके अंदर पहुंच जाएगी? फीटस के अंदर पहुंच जाएगी। और किससे प्रोटेक्ट करेगी? इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करेगी। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए कोलोस्ट्रम के अंदर, किसके अंदर है? कोलोस्ट्रम के अंदर यदि इम्यूनोग्लोबिन की बात कर ली जाए तो इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। कौन सी? इम्यूनोग्लोबिन अल्फा प्रेजेंट होती है। इम्यूनोग्लोबिन अल्फा प्रोवाइड द प्रोटेक्शन against infection। किसके अगेंस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन करेगी? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है न्यूबॉर्न बेबी का वह क्या होता है? इमेच्योर होता है। ड्यू टू द बिकॉज immune system of newborn baby immature, so it does not protect the baby against इन्फेक्शन। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या नहीं कर पाएगा? प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। कौन? इम्यून सिस्टम होगा जो बेबी का। कौन सा? इम्यून सिस्टम डज नॉट प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्योंकि क्या है? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है जो इम्यून सिस्टम है वह क्या है? इमेच्योर है। कैसा है? इमेच्योर है। क्या है? इमेच्योर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर है कोलोस्ट्रम पाया जाता है। नेक्स्ट वन सेकंड वन यदि बात करके चलें तो क्या होगा? जो ह्यूमन मिल्क होगी कंटेन करेगी पाबा। PABA। ह्यूमन मिल्क कंटेन पाबा। यदि बात कर ली जाए पाबा की फुल फॉर्म क्या होगी?
पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। यदि बात कर ली जो पैबा होगा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होगा, यह क्या काम करेगा, किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होगा, इट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द मलेरिया, किससे प्रिवेंट करेगा, बेबी को मलेरिया से प्रिवेंट करेगा, जो कि किसके अंदर कंटेन रहता है, किसके अंदर पाया जाता है, ह्यूमन मिल्क के अंदर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर prevent the baby from malaria। किससे प्रिवेंट करेगा, मलेरिया से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं, जो ह्यूमन मिल्क होता है वह कंटेन करता है बायोफिडस फैक्टर। कौन से फैक्टर को, बायोफिडस फैक्टर। ह्यूमन मिल्क कंटेन, ह्यूमन मिल्क कंटेन बायोफिडस फैक्टर। यदि बायोफिडस फैक्टर की बात कर ली जाए, जो बायोफिडस फैक्टर होगा वह रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम इकोलाई इन्फेक्शन। कौन से इन्फेक्शन से, इकोलाई के इन्फेक्शन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्ट द बेबी या प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम इकोलाई इन्फेक्शन। फर्स्ट वन अपन ने जाना क्या, जो ह्यूमन मिल्क होगा वह कंटेन करेगा पाबा, PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को क्या करेगा, कंटेन करेगा। यदि कंटेन करेगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, प्रिवेंट करे, बेबी को मलेरिया से प्रिवेंट करेगा। साथ के साथ अगर नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, जो ह्यूमन मिल्क होगा वह कंटेन करके रखता है बायोफिडस फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, बायोफिडस फैक्टर को क्या करेगा, कंटेन करेगा। यदि बायोफिडस फैक्टर प्रेजेंट होगा ह्यूमन मिल्क के अंदर है तो बेबी को किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, इकोलाई इन्फेक्शन से। कौन से इन्फेक्शन से, इकोलाई इन्फेक्शन से बेबी को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, ह्यूमन मिल्क कंटेन लैक्टोफेरिन, किसको कंटेन करता है, लैक्टोफेरिन भी प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर। ह्यूमन मिल्क कंटेन लैक्टोफेरिन। यदि बात कर ली जाए जो लैक्टोफेरिन होगा यह किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यह रिस्पॉन्सिबल होगा बेबी को प्रिवेंट करेगा एंटेरोबैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से, एंटेरोबैक्टीरिया से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। कंटेन लैक्टोफेरिन, इट प्रिवेंट द या इट रिस्पॉन्सिबल for prevent the newborn baby from एंटेरोबैक्टीरिया। किसे प्रिवेंट करेगा, एंटेरोबैक्टीरिया।
ये अपन ने जाना प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स इन हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, बेबी को प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन ने जाना था न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स। कौन से बेनिफिट्स के बारे में, न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स के बारे में जाना। न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की यदि बात कर ली जाए तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, लैक्टोज शुगर। कौन सी शुगर के फॉर्म में होगा, लैक्टोज शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और लैक्टोज शुगर है डाइसाइक्राइड शुगर है। कौन सी शुगर है, डाइसाइक्राइड शुगर है। ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अपन ने फंक्शन के बारे में जाना, यह इंक्रीज करेगी ग्रोथ या इनहेंस द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा, साथ के साथ इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सेकंड में अपन ने जाना प्रोटीन। 2 टाइप्स के प्रोटीन को क्या करता है, कंटेन करके रखता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबिन, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में अपन ने जाना सिस्टीन और ट्यूरिन को क्या करता है, अमीनो एसिड से उनको भी कंटेन करके रखता है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट अपन ने जाना यह कंटेन करता है फैट को, किस फॉर्म में, पूफा की फॉर्म में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की फॉर्म में क्या करता है, कंटेन करके रखता है। यदि बात कर ली जाए पूफा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीट को बनाने के लिए भी कौन होता है रिस्पॉन्सिबल है, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और साथ के साथ यदि बात करके चलें तो क्या है, यदि बोल दिया जाए सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीट को सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट अपन ने जाना प्रोटेक्टिव के अंदर सबसे पहले जाना जो ह्यूमन मिल्क होता है वो कंटेन करता है कोलेस्ट्रॉम को। किसको, कोलेस्ट्रॉम, जो कि पहले 3 दिन सिक्रीट होता है ब्रेस्ट की मिल्क से। उसके अंदर पाया जाता है IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। जो इम्यूनोग्लोबिन अल्फा होगा वो प्रिवेंट करेगा बेबी को इन्फेक्शन से। किससे, इन्फेक्शन से। यदि बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो इम्यून सिस्टम क्यों नहीं काम करता, आप सभी के माइंड में आ रहा होगा। तो प्रिवेंट तो कौन करता है, इम्यून सिस्टम। बट क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है इमेच्योर होता है, इसीलिए जो IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फा होता है वह अपना रोल प्ले करता है बेबी को प्रिवेंट करने में, किससे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में अपना रोल प्ले करता है। सेकंड में अपन ने जाना जो ह्यूमन मिल्क है वो कंटेन करता है पाबा, PABA पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जो कि बेबी को मलेरिया से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अपन ने जाना बाइफिडस फैक्टर को भी कंटेन करता है जो कि इकोलाई से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट लास्ट अपन ने जाना लैक्टोफेरिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, न्यूबॉर्न बेबी को एंटोरोबैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं बेनिफिट्स इन मदर के अंदर क्या क्या बेनिफिट होंगे ब्रेस्ट फीडिंग के। बेनिफिट्स इन मदर। सबसे पहले यदि बात कर ली जाए प्रिवेंट फ्रॉम PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ब्रेस्ट फीडिंग। यदि मदर अच्छे से क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो किससे प्रिवेंट करेगी, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज। यदि सबसे पहले बात कर ली जाए तो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, इसका पीरियड क्या होता है, आफ्टर बर्थ टू 42 डेज। आफ्टर बर्थ टू 42 डेज, आफ्टर बर्थ टू 42 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होता है, सबसे ज्यादा यदि मोस्ट कॉमन कॉज की बात कर ली जाए पोस्टपार्टम हेमरेज की, किसके अंदर है, पोस्टपार्टम हेमरेज का यदि मोस्ट कॉमन कॉज जान लिया जाए तो एटोनिक यूट्रस है। यूट्रस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन क्या नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, PPH। मोस्ट कॉमन
कॉज ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे मुख्य कारण क्या होगा? एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ए पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें तो कैसे प्रिवेंट करेगा? सबसे पहले बेबी सक द निप्पल, बेबी सक द निप्पल। ध्यान से समझिएगा इस सीक्वेंस को, कैसे क्या होता है, कैसे प्रिवेंट करता है पीपीएच को। तो सबसे पहले बेबी सक द निप्पल, बेबी बेबी सक द निप्पल। यदि बेबी ने निप्पल को सक किया तो साथ के साथ क्या होगा? जो एरियोलर स्पेस है, एरियोलर स्पेस है ब्रेस्ट के अंदर है, उसके अंदर नर्व एंडिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग found in the alveolar space in breast, space of breast। ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वियोलार स्पेस होता है उसके अंदर नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। यदि क्या किया? बेबी ने निप्पल को सक किया, निप्पल सक करने के बाद जो नर्व एंडिंग है स्टिमुलेट होंगी, और स्टिमुलेट होने के बाद क्या करेंगी? स्टिमुलेट करेंगी हाइपोथैलेमस को। किसको? हाइपोथैलेमस से। नर्व एंडिंग स्टिमुलेट, नर्व एंडिंग stimulate the hypothalamus, hypothalamus। यदि हाइपोथैलेमस को एक्ट किया है तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया तो हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। किसके ऊपर है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर है। देन hypothalamus act on the posterior pituitary। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा ऑक्सीटोसिन को। कौन से हार्मोन को? ऑक्सीटोसिन। रिलीज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दो हार्मोन होते हैं, एक एडीएच, कौन सा? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और सेकेंड वन इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दोनों के दोनों कहां पर स्टोरेज होते हैं? दोनों के दोनों स्टोरेज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक ऐसी ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन खुद नहीं बनाती, ओनली क्या करती है? स्टोर करती है। दोनों के दोनों जो कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन को बनाने का काम कौन करता है? सिंथेसाइज करता है हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। ओनली एंड ओनली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या करती है? स्टोरेज करती है। किसका? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का। क्या करेगी? हाइपोथैलेमस ने एक्ट किया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करने के बाद रिलीज कराएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने के बाद क्या करेगा? ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करेगा। फर्स्ट वन ब्रेस्ट के ऊपर है, सेकंड वन किसके ऊपर? यूट्रस के ऊपर। किसके ऊपर है? यूट्रस के ऊपर है। दोनों के ऊपर क्या एक्ट करेगा जान लेते हैं। सबसे पहले एक बार दोबारा प्रोसेस को देख ले। बेबी ने सक किया निप्पल को, जो कि नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है एल्वियोलार स्पेस के अंदर, क्या होंगी? स्टिमुलेट होंगी। स्टिमुलेट होने के बाद हाइपोथैलेमस को, किसको? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे और रिलीज कराएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन।